आज हम सीखेंगे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के निर्धारक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य है क्या? सीधी सी बात, हेल्थ है क्या? कोई भी व्यक्ति जब अपने शरीर में मानसिक या सामाजिक रूप से पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है, पूर्ण तरीके से स्वस्थ होता है। पूर्ण तरीके से स्वस्थ का मतलब है क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से बीमार व्यक्ति हो जाए। अब चाहे वो मानसिक ही क्यों ना हो, चाहे वो सामाजिक ही क्यों ना हो। ठीक है। तो हेल्थ की डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या कहती है कि स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। आप सिर्फ यही नहीं कह सकते कोई व्यक्ति बीमार नहीं है तो वो स्वस्थ है, बल्कि उसका शरीर, उसका मानसिकता, सामाजिक रूप से वो व्यक्ति पूर्ण तरह से स्वस्थ होना चाहिए, तब हम उसे स्वस्थ व्यक्ति बोलते हैं। अब देखिए, तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपको समझनी है। वो है घटक, आयाम और निर्धारक के बारे में। घटक क्या है, आयाम क्या है और निर्धारक क्या है? जैसे लिखा है, घटक है कि ऐसा कुछ है जिससे मिलके स्वास्थ्य बनता है। ऐसा कुछ है जिससे मिलके स्वास्थ्य बनता है। तो अभी डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ के बारे में क्या बोला है? उसने बोला है कि वो क्या होना चाहिए, फिजिकल तरीके से व्यक्ति, शारीरिक तरीके से, है ना, व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा। तो ये जो व्यक्ति शारीरिक तरीके से स्वस्थ है, ये अपने आप में एक घटक है, यानी कि वो शारीरिक तरीके से भी होना चाहिए स्वस्थ। आयाम, आयाम का मतलब है कि आप किसी भी स्वास्थ्य को किन किन तरीकों से देख सकते हो। अब देखिए, किन किन तरीके से आप कह सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है, जिसमें एक फिजिकल था, यानी कि इंसान शारीरिक ठीक होना चाहिए। एक उसमें मेंटली था, यानी कि इंसान दिमागी रूप से ठीक होना चाहिए। दूसरा उसके अंदर सोशल था, यानी कि व्यक्ति सामाजिक तरीके से ठीक होना चाहिए। तो ये दो चीज ऐसा बता रही है कि घटक किनसे मिलके बनाई है स्वस्थ। आखिर आप कह रहे हो स्वस्थ ठीक है जी, इसका मतलब शरीर ठीक होगा, स्वस्थ ठीक है जी, इंसान सही सोच रहा है, ठीक है जी। अब आयाम क्या हुआ, किन किन तरीकों से आप क्या कह सकते हो, कह सकते हो कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है। तो अगर व्यक्ति शारीरिक तरीके से स्वस्थ होगा तो आप कहोगे कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है। मानसिक तरीके से कहोगे तो हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ है। ठीक है। तीसरी चीज है निर्धारक। देखिए, निर्धारक का मतलब होता है ऐसा कारक या ऐसा कारण होता है जो कि व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा, जो कि व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा। अब प्रभाव सही भी हो सकता है और प्रभाव गलत भी हो सकता है। इस आप समझिए, प्रभाव सही भी हो सकता है परिवार, और जो प्रभाव है वो गलत भी हो सकता है। अब इन तीन चीजों के बारे में देखिए, मैं आप थोड़े से एग्जांपल आपको समझा देता हूं। जैसे पहले आप घटक के बारे में देखिए। आपको मैंने बताया था कि घटक क्या है, घटक किन से मिलके बना है। बस देखिए, शरीर, किसी व्यक्ति ने कहा क्या आप बिल्कुल ठीक हो, उन्होंने कहा हाँ जी मैं शरीर में बिल्कुल ठीक हूँ। अब ऐसे शरीर में क्या आप ऐसे में क्या कह सकते हो, आपका शरीर ठीक है। तो आप क्या, शरीर ठीक है यानी कि फिजिकल तरीके से आप ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिजिकल, ये आपका शरीर ठीक है, ये एक घटक है। व्यक्ति ने कहा आप ठीक हैं, हाँ जी शरीर मेरा ठीक है, तो ये घटक है। दूसरे व्यक्ति ने कहा भाई आप तो बहुत खुश हो, आपको तो कोई तनाव है ही नहीं। तो ये तनाव नहीं है, ये दर्शा रहा है कि आप मानसिक तरीके से बिल्कुल ठीक हैं। यानी कि घटक ये दर्शाता है कि क्या आप ठीक है नहीं है। तो घटक मानसिक तरीके से ठीक है। किसी व्यक्ति के अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। अब आप ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे कि वो सामाजिक तरीके से स्वस्थ है, सामाजिक तरीके से स्वस्थ है। तो मुख्य घटक क्या है, जो कि ऊपर लिखवाया था, आप दोबारा पढ़िए, वो चीजें जिनसे मिलकर स्वास्थ्य बनती है। और स्वास्थ्य किन से मिलकर बनती है, फिजिकल तरीके से, मेंटली तरीके से और सोशल तरीके से स्वास्थ्य बनेगी। तो वही तीनों के एग्जाम्पल यहाँ पे रखे गए हैं। शरीर, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा ये एक व्यक्ति है, ये पेशेंट कह लो, या दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति है
जो कोई अदर व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति इस व्यक्ति से कह रहा है, पहली चीज, आपका शरीर तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति नंबर एक तरीके से स्वास्थ्य ठीक है। यही दूसरा व्यक्ति इसको कह रहा है, अरे आप तो बड़े खुश रहते हो, यानी कि दूसरे तरीके से ही मानसिक तरीके से ठीक है। यही व्यक्ति तीसरे तरीके से कह रहा है कि आपका तो बहुत अच्छा लोगों के साथ व्यवहार रहता है, इसका मतलब ये भी सामाजिक तरीके से ठीक है। तो ये हो गए घटक। अब दूसरी चीज हम देखते हैं, वो है आयाम। अब आयाम को देखिए, आयाम क्या है ना। आयाम क्या है, आयाम को समझिए। आयाम, आयाम के बारे में क्या बताया था, आयाम। अब देखिए आयाम के बारे में क्या बताया था, अगर आप ऊपर देखेंगे आयाम के बारे में क्या बताया गया था, तो आप समझ सकते हैं कि आयाम के बारे में क्या बताया था। आयाम बताए थे दृष्टिकोण, है ना। दृष्टिकोण बताया था कि क्या क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, मतलब आप कैसे किन किन तरीके से देखोगे, आप किन किन प्रकार की दृष्टि से देखोगे। तो आयाम यानी के देखने का तरीका, है ना, देखने का तरीका। क्या तरीका, हेल्थ को देखने का तरीका। अब किसी व्यक्ति को आप कह रहे हो, यार आप तो बहुत ज्यादा हेल्दी, है ना, ये जो तरीका है इसको देखिए। अगर आप बीमार नहीं हैं, मान के चलते हैं अगर आप बीमार नहीं हैं, तो व्यक्ति ने कहा आप तो बीमार हैं ही नहीं, तो ये क्या कह रहा है, क्या ये शारीरिक तरीके से नहीं दर्शा रहा, ये आपके शरीर को दर्शा रहा है। आपने कहा मैं इसकी हेल्थ ना इसके शरीर में देखूंगा, इसे फिजिकल तरीके से। किसी ने कहा चलिए बताइए क्या ये व्यक्ति शारीरिक है, लोगों ने अलग अलग प्रकार के अपने वाक्य कहे। उनमें से एक व्यक्ति था जिसने कहा आप तो बीमार ही नहीं है, अगर आपको बुखार होता तो आपका शरीर ठीक नहीं रहता। तो इसने आयाम, शरीर को देखने का तरीका बता दिया। तो आप बीमार नहीं हैं, इसका मतलब आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। आप तो खुश हैं, आप अच्छे निर्णय ले पा रहे हैं, इसका मतलब मानसिक आयाम। देखिए, शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम, हम हेल्थ को अलग अलग तरीकों से देख रहे हैं, जिसमें डब्ल्यूएचओ ने पहले ही कहा है, शरीर में व्यक्ति ठीक होना चाहिए, मानसिक तरीके से ठीक होना चाहिए, आध्यात्मिक तरीके से ठीक होना चाहिए, आर्थिक समय से ठीक होना चाहिए, सामाजिक तरीके से ठीक होना चाहिए, तब हम उस व्यक्ति को कहेंगे कि हाँ पूरी तरीके से ये हेल्दी है। बस ये जो तरीके आपको बताए जा रहे हैं, यही आयाम है। अब आप ही कह रहे हो यार इसका समाज के साथ अच्छा व्यवहार रहता है, तो ये सामाजिक आयाम हो गया। भाई आप ऐसे चल रहे हो, आप इस तरीके से व्यक्ति की हेल्थ को क्या कर रहे हो, देख रहे हो, आप इस तरीके से देख रहे हो। आप कह रहे हो आर्थिक आयाम बताइए एक इंसान की जिंदगी में क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे आर्थिक आयाम के बारे में, कि भाई व्यक्ति जो है वो पैसे के मामलों में ठीक है। कैसे कहोगे, भाई अगर आप उस वो व्यक्ति कह रहा है कि चलिए मुझे आज बहुत अच्छी जगह से खाना खा लेना चाहिए, तो वो पैसा है उसके पास, वो खर्च कर सकता है। अब किसी के पास पैसा नहीं है तो यहां पर ये देखिए, मैंने बोला था आयाम क्या चीज है, या तो ये पॉजिटिव या ये नेगेटिव प्रभाव डालेगा ही डालेगा, हमारी हेल्थ पर प्रभाव डालता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बताइए, ध्यान दीजिए, खर्च करना अगर आपको पसंद है, अगर आप खर्च कर सकते हो, तो आप आर्थिक आयाम के माध्यम से बिल्कुल ठीक हैं। तो आर्थिक आयाम क्या हो गया, बिल्कुल ठीक। अब देखिए कुछ निर्धारक है, निर्धारक, निर्धारक यानी के, निर्धारक के बारे में क्या बताया था, निर्धारक में बताया था कि आखिर वो क्या बातें हैं जो कि प्रभाव डालेंगी, किस तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको आयाम के बारे में दिखा देता हूं कि निर्धारक क्या है। निर्धारक वो कारण है, निर्धारक वो कारण है। अब ये कारण जो है ये किसी भी तरह का प्रभाव डाल सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, व्यायाम। अब किसी व्यक्ति ने एक बात बोली, आप तो बहुत ही ज्यादा फिट है। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति ने से कहा आप तो फिट रहते हो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो व्यक्ति कैसे कह पा रहा है,
आप तो फिट हैं, यानी कि ये दर्शा रहा है कि व्यक्ति फिजिकल तरीके से ठीक है। तो ये इसका आयाम, देखने का नजरिया, ये व्यक्ति फिट है। फिट रहने के लिए इसने क्या करा होगा? एक्सरसाइज की होगी, इसने व्यायाम किया होगा। तो अगर कोई व्यक्ति व्यायाम करता है, हम बोलते हैं कि डेली सुबह उठो व्यायाम करो, तो हम जो व्यायाम करते हैं इससे हमें पता चल जाता है कि उसका शरीर ठीक होगा। तो देखे, ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उसके फेफड़े क्या हो जाएंगे? वो खराब हो जाएंगे। अगर फेफड़े खराब होंगे तो वो सांस लेने में दिक्कत होगी और वो बीमार हो जाएगा। तो लाइफस्टाइल या तो इंसान की जिंदगी पर पॉजिटिव या नेगेटिव प्रभाव डालता है। चलिए पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव पे ध्यान देने की एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा आप डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, पॉजिटिव हो गया। और दूसरी तरफ सुबह सुबह उठिए और स्मोकिंग कीजिए, तो स्मोकिंग करने से क्या हो जाएगा? फेफड़े खराब होंगे। समझ में आ रहा होगा कि निर्धारक ऐसा कारण है जो व्यक्ति के जिंदगी में जुड़ा रहता है, जिससे व्यक्ति की लाइफ स्टाइल में, जिंदगी में, उसके शरीर पर सही या गलत प्रभाव डालेगा ही डालेगा। ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में देखिए कि पर्यावरण, अगर पर्यावरण, ध्यान दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, बस निर्धारक जब भी बात आए तो पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। जब भी निर्धारक आए, साफ पानी पॉजिटिव, साफ हवा पॉजिटिव, साफ सफाई पॉजिटिव, प्रदूषण नेगेटिव। समझ पा रहे? पर्यावरण में अगर आप साफ पानी, साफ हवा, साफ सफाई रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा? आपके शरीर पर सही प्रकार का प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर प्रदूषित होगा, अगर प्रदूषण होगा तो आपके शरीर पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा। ठीक है। और यहां से मैं बता दूं, गवर्नमेंट के सभी पेपरों में कम से कम एक क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये आपको समझना है। ठीक है। सामाजिक और आर्थिक, क्यों आर्थिक और सामाजिक एक जैसा है? भाई साहब, आप यहाँ पर पैसे लेके आइए, पैसे से परिवार अच्छा चलता है, पैसे से लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, उनके साथ क्या होगा? अच्छे से व्यवहार करते हैं, लोग आपके प्रेस्टीज को देखेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। तो शिक्षा का स्तर ठीक होगा, पॉजिटिव। आय ठीक होगी, पॉजिटिव। रोजगार आपको मिलेगा, पॉजिटिव। सामाजिक स्थिति क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। परिवार का सहयोग मिल रहा है, पॉजिटिव। लेकिन लिंग असमानता अगर आ गई तो ये नेगेटिव। तो अगर अलग अलग तरीके से देखेंगे, ये तो कैटेगरी वाइज आप अलग अलग करेंगे तो फिर वो जाके गलत प्रभाव डालेगी ही डालेगी। ठीक है। अब देखिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मैं आगे आपको चीज समझाता हूं। ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ के देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा है धूम्रपान स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है। तो यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में जो पूछा गया पेपर है, 2022 में जो पेपर हुआ है उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है। अब इसमें मैंने आंसर डाल दिया कि ये व्यवहारात्मक निर्धारक है। कैसे आप पता करेंगे कि ये व्यवहार को दर्शा रहा है? भाई धूम्रपान पॉजिटिव है या नेगेटिव पर प्रभाव डाल रहा है? आप कह सकते हो कि ये सीधी सी बात है, नेगेटिव ही तो डाल रहा है, नेगेटिव ही तो डाल रहा है। तो नेगेटिव प्रभाव किस पे डाल रहा है? पहला, ये तो उसी व्यक्ति पर प्रभाव डाल रहा है जो स्मोकिंग कर रहा है। और दूसरा, ये उसके आसपास के लोगों पर प्रभाव डालेगा ही डालेगा। मैंने पहले ही बोला है कि देखिए, ध्यान में दीजिए, दो चीज है। पहला, यहां पे आपको क्वेश्चन समझने में अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे, मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। पहली चीज धूम्रपान, और दूसरी चीज व्यवहार। हमेशा जो भी क्वेश्चन बनेगा उसमें दो चीज होंगी।
दोनों चीज होंगी, ये दो चीज। एक क्या घटक ठहरा है, क्या घटक है, ठीक है, क्या ऐसा कारण है जो पर्टिकुलर निर्धारक को दर्शा रहा है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जिस ध्यान से समझिए इसको और बेहतर समझ पाएंगे। चाहे तो आप घटक वगैरह इसमें नहीं सोचिए, लेकिन आप दो चीजों को समझ लीजिए, धूम्रपान और व्यवहार। तुरंत इसको कैसे डील करना है, तुरंत डील करना है। पहली बात ये लिख लीजिए, धूम्रपान या कोई भी चीज हमारे शरीर पे पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ये पता चल गया नेगेटिव है। दूसरा कि इस नेगेटिव का किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये क्या होगा हमारा, यहां पर व्यवहार, ये ऑप्शन में था तो व्यवहार, वहां पे ऑप्शन में शिक्षा भी था, है ना, शिक्षा भी था। तो शिक्षा में पता है, शिक्षा तो इंडिविजुअल होती है। भाई आप कहने लगो स्टडी, स्टडी में दूसरों को करेगी प्रभाव, नहीं, इसमें पहली प्रायोरिटी होगी हिमसेल्फ, यानी कि अपने ऊपर। दूसरा फैमिली, और क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और तीसरा सोशल तरीके से, ऐसे अलग अलग यहाँ पे चीजें होंगी। तो इस तरीके आप समझ सकते हैं। अभी देखिए, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझा देता हूं, आप इस एग्जाम्पल को समझिएगा। देखिए, जीवन शैली, जीवन शैली प्लस और नेगेटिव, सारी चीजों का पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। एग्जाम्पल एक समझ के देखिए, जीवन शैली, जीवन शैली व्यक्ति कैसे रहता है, रोज व्यायाम करता है तो स्वस्थ क्या हो जाएगा, अच्छा। तो आप ऐसे चलिए, आप खड़े हैं, आपने कहा इस व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है। भाई कैसे कह दिया, आपने आयाम, आपने आयाम की तरफ से देखा, आपने शारीरिक आयाम में इसको देखा है, आपने शारीरिक आयाम में देखा है। और आपने क्या कहा है, आपने कहा है कि ये तो रोज व्यायाम करता है, तो रोज व्यायाम करता है, तो निर्धारक क्या हुआ, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल निर्धारक ठहरा, क्योंकि ये इसका कारण रहा है। समझ पा रहे हो, आपने कहा आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, ये फिजिकल शारीरिक आयाम है, शारीरिक आयाम। और शारीरिक आयाम में आपने डेली व्यायाम करते हैं, तो आपने व्यक्ति को कहा कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कितना अच्छा है। तो भाई साहब सीधी सी बात है, उसकी जीवन शैली भी तो देखो, वो दोनों को दोनों डेली रोज व्यायाम करते हैं, तो यहाँ पर अच्छा स्वास्थ्य यानी कि शारीरिक आयाम अच्छा है। कारण क्या ठहरा, वो व्यक्ति रोज व्यायाम करता है। और जीवन शैली, ठीक है। और ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कहते हो कि लाइफ स्टाइल एक निर्धारक बना है, निर्धारक बना है, तो इसका कोई ना कोई एग्जाम्पल होगा, समझ पर एग्जाम्पल होगा। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कुछ चीज समझाऊंगा। यहां पर, यहां पर मैं हटा देता हूं, अभी देखिए आपको दोबारा से समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लीजिए ये एक नंबर आपका फिक्स। यहाँ पर वैसे तो लगभग सभी लोग अच्छे से कर देते हैं, लेकिन कभी कभी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है 1% भाई आप चीजों को थोड़ा नहीं समझ पा रहे हो जाता है गड़बड़, तो आप थोड़ा सा, आप इस बात को समझ के देखिए। धूम्रपान क्या है, धूम्रपान ये एक प्रकार का लाइफ स्टाइल ही तो है, आ गया पहले वाला। लेकिन धूम्रपान क्या है, धूम्रपान एक कारण है, समझ पा रहे, धूम्रपान एक उदाहरण है। ये तो एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, तो धूम्रपान आता तो लाइफ स्टाइल के अंतर्गत है ना। धूम्रपान एक कारण है, जिस कारण की वजह से हमारा स्वास्थ्य नेगेटिव प्रभावित हो रहा है। अब ये खुद पर, हिमसेल्फ और अदर्स दोनों को प्रभावित करेगा। और जब भी आप लोगों को प्रभावित करेंगे, हमेशा वो चीज व्यवहारात्मक होती है, और व्यवहारात्मक जो होती है वो सोशली होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सोशल नहीं था, ये आपको चीज समझनी है। तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति व्यायाम करता है डेली,
आपने व्यायाम करते हुए नजर मारे उसके शरीर पर, आपने देखा उसका शरीर तो हष्ट पुष्ट है, वो तो ठीक रहता है, अच्छी दौड़ लगाता है, बीमार भी नहीं पड़ रहा है, तो उसका लाइफ स्टाइल ठीक है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड कीजिए, आप रोजाना व्यायाम कीजिए, ठीक है। इसलिए आप एएनएम होके लोगों को सलाह देती है। एक बार से भी देख लीजिए जीवन शिक्षा, आपने किसी व्यक्ति को देखा, ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा है, ये है कारण, पढ़ा हुआ लिखती है, ये है कारण, तभी तो उस व्यक्ति को समझ आई है, तभी तो उस व्यक्ति को समझ है। और ये शिक्षा है क्या, आप इसे किस आयाम में रखेंगे शिक्षा को? भाई साहब शिक्षा को आप इसे ऐसे समझिए कि शिक्षा सोशल तरीके से काम करेगी, क्योंकि ये समाज में आपकी समझ को खोलेगी, शिक्षा समझ को खोलेगी, ठीक है। अब देखिए हेल्थ के बारे में, आप एक सम्मेलन के बारे में जानते होंगे जिसे बोलते हैं अल्मा आटा सम्मेलन। इस सम्मेलन में हुआ यह है, 1978 के अंदर जो पूर्व सोवियत संघ है, कजाकिस्तान और मिलकर डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ मिलकर क्या करते हैं, एक सम्मेलन स्थापित करते हैं, और उस सम्मेलन में कुछ बिंदु होते हैं जिन पे काम किया जाता है। जैसे कि ये दोनों ही चीज किसी भी तरीके से आप कह लो, ये हेल्थ पे काम कर रही है। अब हेल्थ पे काम कर रही है, इन्होंने पहले ही हेल्थ के बारे में, भाई डब्ल्यूएचओ ने तो पहले कह दिया ना, भाई फिजिकल तरीके से व्यक्ति ठीक हो, भाई व्यक्ति मेंटली ठीक ठीक हो, भाई व्यक्ति स्पिरिचुअल तरीके से ठीक हो, भाई व्यक्ति सोशल तरीके से ठीक हो, समझ पा रहे हो, व्यक्ति ठीक होना चाहिए, ये डब्ल्यूएचओ ने बोला हेल्थ की डेफिनेशन में। और इसे ही फोकस करते हुए, इसे ही केंद्रित करते हुए जब अल्मा आटा सम्मेलन हुआ 1978 के अंदर, तब इन्होंने क्या काम करा, इसके ऊपर बैठक बनाई, और बैठक करने के बाद भाई साहब इसके अंदर कुछ बातें रखी गई, वो थी प्राइमरी हेल्थ सेवा को ध्यान में रखते हुए। क्या उद्देश्य रखे गए इसमें? उद्देश्य, कुछ उद्देश्य रखे गए, जिसमें पहला था हेल्थ फॉर ऑल। भाई आपने ध्यान दिया होगा, आपने देखा होगा नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में, है ना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो कुछ इन्होंने पॉलिसी बना दी। पॉलिसी में इन्होंने क्या करा, पॉलिसी में इन्होंने बनाया कि हेल्थ फॉर ऑल, चलो 2000 में, 2000 तक हम क्या करेंगे, हेल्थ फॉर ऑल कर देते, यानी कि सभी व्यक्तियों को स्तर हेल्थ का समान करना है, फिजिकल समान करना है, मेंटली समान करना है, सोशली ठीक करना है, स्पिरिचुअल ठीक करना है ना, सबको समान कर देना है। फिर इन्होंने एक और चीज दिया कि हम अगर प्राथमिक प्राथमिक पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके आए, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके आए, तो ये क्या काम करेगी, हम इस हेल्थ की ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है ना, ये आपका दवाइयों पे नहीं काम कर रहा, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, आपको प्रिवेंशन पे काम कर रहा है। भाई हम 2000 तक का लक्ष्य बना के चल रहे हैं, हमने लक्ष्य बनाया, हमने लक्ष्य बनाया कि 2000 में हम क्या करेंगे, ईस्वी तक सबकी हेल्थ पर काम करेंगे, और सबकी हेल्थ हम बराबर कर देंगे, सब बहुत अच्छे से स्वास्थ्य हो जाएंगे, शारीरिक मानसिक तरीके से, सोशल तरीके से। और फिर उन्होंने क्या काम करा, स्वास्थ्य को लेके मौलिक अधिकार दे दिए गए, सबको कहा सबको समान अधिकार है। किस बात का समान अधिकार है, कि वो हेल्थ को ठीक करे, वो जाए डॉक्टर से सलाह ले, फिर जितनी भी असमानताएं थी वो ऑटोमेटिक खत्म होगी। भाई अगर आप कह रहे हो नहीं, हम तुम्हारे क्षेत्र में, तुम तो विलेज, तुम तो गांव के हो, हम तुम्हें बिल्कुल भी हेल्थ को ठीक अभी नहीं करेंगे, नहीं, गवर्नमेंट ने तो यहीं से ही क्या कर दी, स्टार्टिंग कर दी। गवर्नमेंट ने सीधा विलेज को ही सबसे पहले पकड़ लिया कि अगर आप देश को आगे बढ़ाना है ना, हेल्थ की ओर बढ़कर चलना, हेल्थ ठीक करनी, तो गांव क्षेत्रों में चलो, आप देश को विकासशील की ओर करो, उसे विकसित करो हेल्थ के मामले में, ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे बनाए, बहुत सारे डॉक्टर्स अस्पतालों को नियुक्त किया, उन्होंने सीएचओ के बारे में सोचा, उन्होंने डॉक्टर्स के बारे में सोचा, उन्होंने आयुष बनाया, है ना, आप बहुत सारी चीजें सुनते हो, है ना, अलग अलग प्रकार के डॉक्टर बना दिए, नर्स बना दी,
समझो, हेल्थ को ठीक करने के लिए बहुत सारी क्या कर दी, मल्टी सेक्टर अप्रोचेस बना दी। जैसे कि शिक्षा के ऊपर बताया, शिक्षा अच्छी अच्छी ले लो, पोषण संबंधित बात बताई, स्वच्छता के ऊपर बात बताया, साफ पानी पीना चाहिए बताया। भाई अगर आपको ये कह दिया जाए कोलेरा बीमारी है, डायरिया बीमारी है, हैजा बीमारी है, लेकिन आप कोई भी अगर गंदा पानी पिएंगे तो तुरंत हो जाएगी, तो इससे बेहतर है कि आप साफ पानी पिए। सबको समझाया, और जब उन्होंने ऐसे समझाया तो लोगों ने उसमें भागीदारी करी, और इसमें इन लोगों का जो लक्ष्य रहा है, जो रहा है 2000 तक, हेल्थ फॉर ऑल, ये कंप्लीट होता नजर आया। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या काम करा, कुछ स्वास्थ्य नीति बना दी, और स्वास्थ्य नीति एक बार बनाई, उसके बाद उन्होंने इस चीज के अंदर क्या करने शुरू कर दी, अपडेट करती शुरू हुई। तो उसमें ध्यान रखते हुए चीजें, 3 बार इन्होंने क्या काम किया है, नीति को बनाया। जैसे 1983 में इन्होंने सबसे पहली नीति बनाई, सबसे पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले 1983 में बनाई। उसके बाद 83 के बाद कितने साल आप जोड़ेंगे कि 2002 आ जाए, तो यहां पर ऊपर 7 साल तो यही हो गए, 7 और 2 9, 9 साल बाद इन्होंने 2002 में फिर से नीति बनाई, और फिर से इन्होंने कितने साल बाद, 8 और 7, 15 साल बाद फिर से इन्होंने क्या काम करा, तीसरी। तो ऐसे करके इन्होंने धीरे धीरे क्या, और नीतियां क्यों बनाई है, पर सोच के देखो, इन्होंने कहा हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल कब तक करना है, 2000 तक। इससे पहले 2000 हो, इन्होंने स्वास्थ्य की नीति बना दी 1983 में। ठीक है, 1983 में स्वास्थ्य की नीति बनाई। अब इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान देना है, वो मैं आपको देखो बताता हूं। ये कब हुआ है, 1978 में हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1978 में हुआ है सम्मेलन जो डब्ल्यूएचओ ने किया है, 1978 में। ठीक है, और ये कब बनी है, 1983। तो 1978 में होता है सम्मेलन, ध्यान से समझना। और फिर कहते हैं कि आप पीएससी, प्राथमिक हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके आओ, लोगों को जागरूक करो, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाइड करो। अब ऐसे केस में इन्होंने तुरंत क्या करा, स्वास्थ्य नीति गठित कर दी 1983 में। अब इन्होंने जैसे स्वास्थ्य नीति को करा, तुरंत आगे की ओर काम शुरू हो गया। अब देखिए, पहले पीएससी बना दी, इस पे काम करा दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर लोगों की भागीदारी इसके अंदर लेके आए, फिर उसके बाद में पूरी हेल्थ को कवरेज करा, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाना शुरू करा। तो अब आप ऐसे कह सकते हो, एज ए एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, आपने आयुष्मान के नाम में सुना होगा, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। ठीक है, ये 2017 की नीति के अंतर्गत काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने इसमें क्या किया है, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल हेल्थ को डेवलप किया है। तो ये इनके उद्देश्य थे। तो पूछा जा सकता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर कौन सी नीति में आई, पहली में आया। लोगों ने इसमें भागीदारी कब शुरू करी, 2002 के अंदर, क्योंकि पहले तो लोगों को जागरूक कर दिया ना, जागरूक करने के बाद लोगों को टाइम तो चाहिए उसके अंदर आने के लिए, तभी तो उन्होंने मल्टी सेक्टर बनाए कि लोगों को इसमें कैसे जोड़ेंगे, गांव गांव क्षेत्रों में लोग इकट्ठा करें। ऐसे 2017 में अब इन्होंने क्या कर दिया, डिजिटल भारत की ओर लेके चले। अब देखे, कुछ इन्होंने क्या करे, ऐसे पॉइंट्स बनाए, जैसे कि 1983 में मैंने ऊपर बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केयर, 2002 के अंदर इन्होंने सेवाओं की गुणवत्ता को बनाया और लोगों तक लेके गए हैं, है ना, इनके आगे सारी डिटेल्स डली हुई है, आप पढ़ सकते हैं। और 2017 के अंदर इन्होंने क्या काम कर दिया, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करना बना दिया, यानी कि पूरी तरीके से हेल्थ को कंप्लीट करेंगे, जिसमें इन्होंने सारी योजनाएं लेके आए, इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से पैसे भी निकालने शुरू करे, डिजिटल हेल्थ लेके आए, ताकि लोगों को घरों से ही पता चल जाए वो बीमार किस लेवल पर है, क्या क्या दिक्कत हो सकती है, किससे मिलना चाहिए। और बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मियों को भी इन्होंने प्रशिक्षण देना शुरू करा। इसका एक एग्जाम्पल कर देता हूं, जैसे कि एएनएम,
जैसे ही आपकी एएनएम की जॉब लगेगी तुरंत आपको ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। अब ये ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टिंग में, आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कौन कौन से ऐप चलाने हैं, आप ऐप चलाइए, आपको पोर्टल समझाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा आपको क्या क्या लगाना है, इंजेक्शंस कौन कौन से लगाने हैं, कौन से पोर्टल पे चढ़ाना है। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, स्वास्थ्य को संकेतक को सुधारना। भाई देखिए, अगर आप स्वास्थ्य को सुधारने की बात कर रहे हो तो कुछ ऐसे संकेतक होते हैं जो हेल्प करेंगे, जैसे IMR है ना, इसमें लिखा इन्फेंट मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, मृत्यु दर। अब देखिए मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु दर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे लिखा है कि एक साल के अंदर अगर आप ये सोच के चलते हैं कि 1000 बच्चे जिंदा हुए हैं, तो IMR में कर क्या रहे हैं, एक वर्ष से कम आयु के, एक वर्ष से कम आयु के, लेस देन 1 ईयर का बेबी, है ना, लेस देन 1 ईयर का बेबी, इनको क्या हुआ, लेस देन 1 ईयर का नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ चाइल्ड, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, डेथ हो रही है 1 साल, यानी को ध्यान ध्यान से इस चीज को समझ लो, 1000 तो बच्चे जिंदा हुए हैं, 1000 बच्चे जिंदा हुए हैं, और इनमें कितने मरे हैं, कितने बच्चे मर गए जो कि 1 साल से कम थे। भाई 1000 जीवित बच्चे जब तक हुए, कितने मर गए, उसे कहेंगे IMR, उसे कहेंगे IMR। ठीक है, अब ऐसा करने से आप क्या कर सकते हो, हेल्थ फॉर ऑल। लेकिन अब तो 2017 की नीति चल रही है ना, तो उसमें देखो कितनी सारी आई, जैसे कि UIP, भाई सबको टीके लगाओ, BCG का टीका लगाओ, कभी फेफड़े की प्रॉब्लम नहीं होगी, DPT का लगाओ, पोलियो का लगाओ, है ना, कुल मिला के इम्यूनाइजेशन करो। आप समझ पा रहे हो, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन करो। कंगारू मदर केयर, बर्थ होते के साथ ही बच्चे को उसकी मदर के पास लेटाओ, मदर के कॉन्टेक्ट में लाओ, ताकि जो ब्लड रेगुलेशन है वो भी बने और एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट भी ज्यादा हो। कम से कम 6 माह तक केवल एक्सक्लूसिव 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 ब्रेस्ट फीडिंग करो, एक्सक्लूसिव, एकमात्र, केवल बच्चे को माँ का दूध 6 महीने तक पिलाओ। कोलेस्ट्रम पिएगा इन, और इसके अंदर और भी जो हिंदी मिल्क आता है, फोर मिल्क आता है, इंटस्टिशियल मिल्क जो होते हैं वो भी पिएगा बच्चा। ठीक है, तो बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी। अब देखिए दूसरा इसके अंदर क्या चीज आ गई, वो है MMR। MMR है मदर, 1 लाख जीवित जन्मे पर, यानी कि जो बर्थ हुई है, बेबी की जो बर्थ हुई है, 1 लाख, है ना, 1 लाख जीवित जन्मों पर गर्भ अवस्था या प्रसव के कारण मरने वाली महिलाएं। समझ पा रहे हो, 1 लाख अगर बच्चे जीवित हैं तो उसमें कितनी मां मर चुकी हैं, ये है मैटरनल मोर्टेलिटी। कारण क्या होगा भाई साहब, अगर मदर के लिए प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है तो मरेंगी, खून की कमी से मरेंगी, जांचें नहीं होंगी, 3 ANC की विजिट नहीं होगी, इम्यूनाइजेशन नहीं होगा, टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगेगा, जननी सुरक्षा योजना से दूर रहेंगी, तो पक्का मदर की मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी। और तीसरा है फर्टिलिटी रेट, यानी कि फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन दर। एक महिला के द्वारा अपने जीवन काल में, जब ये महिला करीबन, जब से बेबी कंसीव कर सकती है ना, उस एज से लेके जब तक एलिजिबिलिटी आएगी, है ना, जब तक ये बेबी कंसीव कर सकती है ना, उस समय से लेके जन्मे बच्चों की औसत, इस एज में कितने बच्चे जन्मे हैं, उसे कहेंगे टोटल फर्टिलिटी।
भाई कैसे फर्टिलिटी होती है, कैसे आप इसमें सुधार कर सकते हो। मान के चलते हैं इस रेंज में 1 अरब बच्चे पैदा हो गए, तो जनसंख्या कहां जाएगी भाई, ये तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। समझ पा रहे हो, जनसंख्या वृद्धि इतनी होगी कि बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप क्या सुधार करेंगे भाई साहब, परिवार नियोजन सेवा लेके आएंगे, लोगों को समझाएंगे कि समय पर लड़कियों की उम्र इतनी होनी चाहिए कि वो बेबी कंसीव कर सके। उन्हें समझाएंगे, बच्चों के अंदर न्यूनतम समय रखेंगे, बच्चों की जो विवाह करने वाले जोड़े हैं उनकी एक न्यूनतम एज हम लोग रख देंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, ताकि बच्चा अच्छे से शादी के लिए परिपक्व हो सके। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया, इसका निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष यह कि भारत सरकार ने ऐसी योजनाएं चला रखी हैं जैसे कि एनएचएम, तो आप आगे ना एनएचएम, तो एनएचएम ट्रेनिंग करता है, एनएचएम ट्रेनिंग देता है एएनएम को। पोषण, पोषण मिड डे मील प्रोग्राम बच्चों पे, पिछली बार का पीवाईक्यू क्या पूछा था, कितने मंजिला, आप समझ सकते हो कितने मंजिला स्कूल होगा बिलो 5 इयर्स तक के बच्चों का। भाई 1 मंजिला ही तो होगा, नीचे गए तो रखेंगे, कमी तो बच्चे हैं। तो ये पूछा गया था। तो पोषण भी इसके आ गया अभियान, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं चलेंगी। प्लस आयुष्मान भारत क्या चल रहा है 2017 के अनुसार, नीति नीति 2017 के अनुसार ये चीजें चल रही हैं। तो डिजिटलाइजेशन नीति 2017 के अनुसार चल रही है। अब इसमें पूछा गया लेवल ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। देखिए प्राइमरी यानी कि प्राथमिकता, आपको सिर्फ रोकथाम पे दिमाग लगाना है और सामान्य इलाज देना है। तो रोकथाम और इलाज के लिए आपके गांव क्षेत्रों में सब सेंटर होते हैं, और आपको पता है सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है, सब सेंटर का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम आरोग्य मंदिर है। ठीक है, वहां पर सीएचओ बैठती है, वहां पर आशा साथ में होती है, वहां पे एएनएम भी होती है, समझो मल्टीपर्पज वर्कर सब होते हैं वहां। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वहां पे कौन होता है जो मेन अधिकारी है, वहां पे मेन अधिकारी सीएचओ होता है। तो ये चीज पूछी गई थी गांव गांव से इस सब सेंटर में। सेकेंडरी, सेकेंडरी में बीमारियों का इलाज होगा, यानी कि इसके अंदर डिजीज आएंगी, तो डिजीज तो सब सेंटर पे डील नहीं होंगी, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीएससी पे जाना पड़ेगा। सीएससी की खास बात क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर स्पेशलिटी वाइज क्या होंगी, ओपीडी होंगी, आंखों के, कान के, सर्जरी के, है ना, अलग अलग प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन होंगे, एक्सरे होंगे, डॉक्टर बैठे होंगे। तो सीएससी पे बंदों को भेजेंगे ना बीमारी। और तीसरा, यहाँ पर हम कुछ रिसर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, एमबीबीएस को पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर को प्रशिक्षण कर सकते हैं, समझ पा रहे हो, प्रशिक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे आईसीयू होगा, कैंसर की बड़ी बड़ी थेरेपी चलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलिटीज हॉस्पिटल होंगे। ठीक है, मेडिकल कॉलेज होंगे, लंबी बीमारियां होंगी। भाई मान के चलते हैं किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर अस्पताल में नहीं भाई, कैंसर एक रिसर्च सेंटर की ओर होता है हमेशा, यानी कि ऐसे कॉलेजेस होंगे, मेडिकल कॉलेजेस, जिसमें रिसर्चेस भी के लिए कैंसर की यूनिट्स बनाई जाएंगी। जैसे लिखा है एम्स, इसे तो सभी जानते हैं, है ना, जैसे कि एम्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो भाई साहब प्राइमरी क्या हो गया, प्राइमरी सब सेंटर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी, सेकेंडरी सीएससी हो गया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, और टर्सरी, टर्सरी रिसर्च सेंटर हो गया, रिसर्च सेंटर प्रौद्योगिकी यानी के कॉलेज, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, जहां पर एमबीबीएस को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। समझो, इस तरीके से लेवल ऑफ प्रिवेंशन चलता है। और कुछ हेल्थ कमेटी बनाई गई है, हेल्थ कमेटी बनाई गई है, जैसे कि बोर्ड कमेटी बनाई गई,
बनाई तो गई 1943 में सर जोसेफ बोर ने, लेकिन इसने क्या काम करा 1943, समझ पा रहे हो भाई, 1943 में ही उसके बाद ही जाके सुझाव दिया गया। डब्ल्यूएचओ ने अल्मा आटा सम्मेलन बनाया, 1946 में इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती, 1943 में गठित करी, 46 में रिपोर्ट देती। ठीक है, ऐसी मुदलेयर थी, एएल मुदलेयर इसके क्या हो गए, समिति के चेयरमैन हो गए, 1962 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर चड्डा कमेटी आ गई, चड्डा कमेटी के एमए चड्डा हो गए जो चेयरमैन है, 1963 में गठित की गई और 1963 में इसने रिपोर्ट दे दी, लेकिन इसने ऐड कर दिया परिवार नियोजन। समझ पा रहे हो, आपने देखा है कि नीति, भाई नीति ने काम जब करना शुरू करा उससे पहले रिपोर्टें आ रही हैं, 1987 से पहले रिपोर्टें आ रही हैं। अब देखो नीचे चलते हैं, धीरे 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 चलो, धीरे 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 धीरे। बजाज कमेटी 1986 में ही है अभी तक, 1987 में रिपोर्ट आई है। धीरे धीरे आप समझो चीजों को, ये बाद में बनी है 1987 वगैरह, ये बाद में। तो कुल मिला के आप कह सकते हो, है ना, फिर नर्सिंग की आ गई, तो 1986 में गठित हुई, 1987 में है भाई। सब कम्युनिटी का जितनी भी कमेटी बनाई गई है, सभी कमेटी ने एक ही बात बोली, फोकस करके, दैट इज हेल्थ। और सबकी रिपोर्ट पढ़ने के बाद डब्ल्यूएचओ ने प्रस्तुत करी रिपोर्ट यूनिसेफ के साथ मिलके अल्मा आटा सम्मेलन में, अल्मा आटा सम्मेलन में। और उसके बाद नीति बनाई गई, उसके बाद नीति बनाई गई फर्स्ट, और टारगेट रखा 2000 तक का, वो था हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान दीजिए, वो था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। और हेल्थ फॉर ऑल में क्या आया था, हेल्थ फॉर ऑल में पहली प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्सरी, प्राथमिक द्वितीय और तृतीय, तीन प्रकार के लेवल ऑफ प्रिवेंशन लाए गए। और ये भी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में देखिए कुछ ऐड किया गया है, वो है पहला होता है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल अपने आप में एक ऐसा है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है लाइफ मॉडिफिकेशन के लिए, बच्चे को जंक फूड ना दें। क्वेश्चन पूछा गया था इसके बारे में, आप पुरानी वीडियो में देखेंगे जो मैंने पढ़ाया था, उसमें एमसीक्यूज एक डाला है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो बच्चे की आदत के ऊपर था, यहां से वो क्वेश्चन बनाया गया था। प्राइमरी प्रिवेंशन, बीमारी शुरू होने से रोकथाम करनी है, कहाँ होती है, सब सेंटर पे। दूसरा सेकेंडरी, कहाँ बताया था, सीएससी पे। और टर्सरी कॉलेज में। ठीक है, इसमें क्या था, बीमारी पता लगी, बीमारी की शुरुआत में रोक दो, और अब यहाँ पता लगने के बाद अब अलग अलग प्रकार के क्या करने वाले हम लोग, रिहेबिलिटेशन का आपने नाम सुना होगा, इंसान मर जाता है फिर भी उसके रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीजें सुनी होंगी आपने, वो सब कुछ है। तो देखिए मैं लास्ट में आपको कंक्लूजन कर देता हूं, आज आप इस क्लास में जो आपने पढ़ा है वो था हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के बारे में पढ़ा है। दूसरा आपने इसके निर्धारक के बारे में पढ़ा है, जो कि इसके पर्टिकुलर किस किस तरीके से आप देखते हो जो निर्धारक या पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव डालते हैं, जिसका एग्जाम्पल दी पे दिया था धूम्रपान करके, और धूम्रपान नेगेटिव प्रभाव डालता है जो एक व्यवहारात्मक निर्धारक के रूप में कहा था मैंने। फिर आपने नीति के बारे में पढ़ा कि नीति कौन सी बनी थी, 1 2 3, जिसमें पहली हेल्थ फॉर ऑल थी, उसके बाद पीएससी को लेके आए, और अब 2017 के अनुसार डिजिटल इंडिया होता जा रहा है, ये सब इसमें बताया गया। फिर लेवल ऑफ प्रिवेंशन को लाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए प्रीमोर्डियल है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी लेवल का प्रिवेंशन लाया गया है। ठीक है, ये सब आपने आज की क्लास में पढ़ा है। तो यहां पर हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के निर्धारक पूरे हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक रखा है यूपीपीएससी ने, उस टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास में लाया जाएगा।
वो आपको बता दिया जाएगा, जो कि कम्युनिटी के लिए है। यानी कि कम्युनिटी में, क्योंकि पहला तो आपको बता दिया कि हेल्थ 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 क्या होती है, किस किस प्रकार से आप इसका लेवल देखोगे, और अगली क्लास होगी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।